आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का 9 चैप्टर है, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है ये 9 चैप्टर 9 है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसकी यूजेस वगैरह हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशन वगैरह हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये 9 चैप्टर क्या कह रहा है। देखिए 9 चैप्टर है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, ये चैप्टर का नाम है। यानी कि आपको इस चैप्टर में कुछ त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक नॉलेज है, उसको हम लोग को पढ़ना है। यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशंस वगैरह हैं, उसका हम लोग को पढ़ना है और उसके बेस पे आपके सवाल दिए रहेंगे। ये देखिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 है, उसका चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। देखिए तो कहता है क्या है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री में। इसमें हम लोग पहला पॉइंट्स बात करेंगे आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कि ये हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है। इसको ऊंचाई और दूरी, हाइट मीन्स ऊंचाई और डिस्टेंस मीन्स दूरी ले सकते हैं। सपोज कीजिए एक ये आपको टावर दिखाया गया है, ये देखिए टावर है, ये भी एक टावर है, इस तरीके से बना हुआ ट्रिगोमेट्रिक के रूप में। और सी बिंदु पे कोई लड़की खड़ी है या कोई लड़का खड़ा है, आप ले सकते हैं कुछ भी, और टावर के टॉप को देख रहा है, टावर के टॉप को देख रहा है। देखिए टावर का टॉप है और ये बॉटम है, नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा है, और यहाँ पे एक लड़की खड़ी है जो उसको देख रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपर देख रही है ये कुछ एंगल के साथ देख रही है, और लड़की का जो डिस्टेंस है किससे, टावर से, जो टावर है इससे, तो ये दूरी इसको कहलाएगा, कितनी दूरी पे वो खड़ी है, तो ये आपका BC क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। देखिए डिस्टेंस बिटवीन मिंकी एंड टावर, ये लड़की का नाम मिंकी हमने दिया है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। और ये ए बी हाइट ऑफ द टावर, ये टावर का हाइट से AB, देखिए ये हाइट से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके टावर हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस इस फॉर्मूला से हम लोगों ने काफ़ी हद तक क्लियर कर लिया, कुछ विशेष नहीं है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, तो इसका भी कुछ डिस्टेंस है, कितना लंबा है, लेंथ है, तो उसी कंडीशन में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं एज इट इज। चलिए तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, वो पॉइंट्स आपका कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ हमने दे रखा है, देखिए क्या दिया है, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ये एंगल फॉर्म होता है, कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, जिसको उन्नयन कोण हम लोग कहते हैं। और दूसरा कंडीशन इसमें दिया है द एंगल एबव द हॉरिजॉन्टल ऑलवेज। ये जो एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से ऊपर आता है, एबव मीन्स ऊपर आता है। एग्जाम्पल, व्हेन वी सी काइट फ्लाइंग, जब एक पतंग उड़ रहा हो तो हम उसको देखते हैं, तो या टॉप ऑफ हिल, या किसी ऊंची हिल की चोटी को देखते हैं, या टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, या कोई मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग को हम लोग देखते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए एक लड़की एक टावर के टॉप को देख रही है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम के मार्फत से समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये आपके पास एक डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम को आप सावधानी से समझिए। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का एक डायग्राम है। ये देखिए कोई लड़की यहाँ पे खड़ी है, मिंकी, रीता, वो देख रही है ऐसे, देखिए, तो इसको हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ साइट, इसको हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा कह सकते हैं। लाइन ऑफ साइट क्या देख रही है, पतंग को देख रही है, या गुब्बारा मान लीजिए, ये लोग आसमान में रहते हैं तो हमको ऊंचा देखना है, ऊपर देखना है, तो देखिए ये लोग देख रहा है। और इसके साथ जो रहता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके साथ रहता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और इन दोनों को बीच का जो एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यानी यूँ कह सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर बनता है, ठीक है ना,
ऊपर की तरफ देखा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन में ऊपर देखा जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, एबव। अभी आपको हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन से एबव बनता है, ठीक है, ऊपर। और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल होता है, यही होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझ में आ गया है। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है और यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, आप मान लीजिए, ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और ये क्या होगा, लाइन ऑफ साइट, ये होगा लाइन ऑफ साइट, जो ये लाइन ऑफ साइट दिया है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो इस हिसाब से हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ऊंचे देखने पे होता है, यानी नीचे से हम ऊपर देखते हैं। लड़का यहाँ खड़ा और यहाँ देख रहा है, तो ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो लाइन है, लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल, और इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कन्फर्म किया। अब आगे देखिए चलते हैं, इसका अगला पॉइंट्स है। अभी हमने पढ़ा था एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या पढ़ा था, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। और एंगल एबव हॉरिजॉन्टल, जो एंगल बनता है हमेशा हॉरिजॉन्टल में होता है। ये एग्जांपल वगैरह हमने आप लोग को दिया था कि व्हेन वी सी काइट फ्लाइंग, जब एक काइट उड़ रहा हो तो उसको हम लोग देखते हैं, फ्लाइंग काइट को हम लोग देखते हैं, तो क्योंकि नीचे से ऊपर देखते हैं, हम यहाँ खड़े हैं और पतंग यहाँ पे है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हम लोग आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए लड़की यहाँ पे और पतंग को यहाँ देख रही, तो ऐसे तिरछा देखेगी। तो ये जो तिरछा जा रहा है ये लाइन ऑफ साइट हो गया, और इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल लेवल इसको मिलाते हैं, तो इन दोनों को, ये जो दोनों लाइनें हैं, इसके बीच का जो कोण होगा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, चाहे जो भी हो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट आता है आपको एंगल ऑफ डिप्रीजन। एंगल ऑफ डिप्रीजन को हम लोग कहते हैं अवनमन को। तो देखिए इसमें एंगल कैसे फॉर्म करता है, द एंगल फॉर्म बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच एंगल बनता है। और एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल, पहले था एबव, अब यहाँ है बिलो। एबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे, ध्यान रखिएगा, बिलो मीन्स नीचे। तो हम लोग इस डायग्राम से इसको समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोग को आएगा, बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए ये आपके पास एक डायग्राम हमने बनाया है। यहाँ पे एक मोनू, एक लड़का है, ठीक है, ऊंची बिल्डिंग पे, और नीचे वो देखता है। नीचे कहाँ, एक कार है, इस कार को देखता है, देखिए। और मोनू के सामने हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का कोण एंगल ऑफ डिप्रीजन होगा। डिप्रीजन हमेशा ऊपर से नीचे बनता है, ध्यान रखिएगा। डिप्रीजन जो होता है ऊपर से नीचे बनता है, और एलिवेशन जो होता है नीचे से ऊपर बनता है। कोई आदमी नीचे से ऊंची जगह को देख रहा हो, जैसे नीचे से टॉप कोई बिल्डिंग पे, नीचे से कोई हिल को देख रहा है, नीचे से कोई मीनार के टॉप पे देख रहा हो। बट डिप्रीजन जहाँ पे आता है, ये डिप्रीजन जो होता है, एंगल ऑफ डिप्रीजन, ये ऊंचे से नीचे की तरफ देखा जाता है। तो यहाँ मोनू, सोनू, टीनू, कुछ भी ले सकते हैं, वो लड़का है, ये बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से नीचे दिख रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका बिल्डिंग है या कोई ऐसा जगह है, ऊंची जगह है जो नीचे दिख रहा है। तो ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रीजन, ठीक है, आप समझ गए। अब चूंकि देखिए कार है, कार के सामने भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से क्या होगी, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी, ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी, ठीक। अगर हमने मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया CD और इसका नाम हमने दे दिया A और B, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB पैरेलल CD, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। और ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, जब ये दो पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। यानी आपको जेड बना रहा है, देखिए जेड। तो जेड क्या बनाता है, अल्टरनेट के सेंस में बनाता है। ये अल्टरनेट एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इस एंगल को हमने क्या किया है, थीटा लिखा है, देखिए, और इस एंगल को हमने फाई दिया है। बट थीटा फाई दोनों बराबर होंगे एंगल, ये जितना होगा उतना ही होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बना रहा है। अल्टरनेट क्या होता है, जब दो कोई पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसी के एक तरफ का कोण और उसी के दूसरे तरफ का कोण, उसके एंड वाला जो कोण होता है, लास्ट जो छोर पे बनता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वो बनता है आपका अल्टरनेट एंगल। देखिए दिया है एंगल मेड बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है। और क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड के बीच में हो गया, तो इन दोनों के बीच में ये आपका होगा, ये आपका होगा एंगल ऑफ डिप्रीजन, ठीक।
तो हम लोगों ने एंगल ऑफ डिप्रीजन देखा है। ध्यान रखिएगा डिप्रीजन में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं हमेशा, आप ध्यान रखिएगा। हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं, नीचे देखते हैं, और एलिवेशन में नीचे से ऊपर देखा जाता है। तो जो एंगल ये होगा यही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रीजन ये आपका क्लियर है। और वही चीज़ को देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है कि द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट, ये वाला बीच वाला एंगल ऑफ डिप्रीजन हो गया। एंगल ऑलवेज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, अब यहाँ देख सकते थे हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एंगल बन रहा है तो बिलो हो गया, ठीक है। बट आप दूसरे केस में आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन में ये ऊपर बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये एबव आएगा, एबव हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बनता है, ठीक है। और कंडीशन दिया है एग्जाम्पल में, ये पर्सन सी द फ्लावर पोट ऑन द ग्राउंड वेन सिटिंग ऑन द बालकोनी ऑफ थर्ड फ्लोर। कोई आदमी अगर ऊंचे मंजिल से, मान लीजिए कोई इमारत है, ठीक है, और उस ऊंचे इमारत से वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे कोई है, ठीक है, ये बिल्डिंग आपका थर्ड फ्लोर का है, ठीक, और यहाँ से ग्राउंड के पास ये फ्लावर पोट को देख रहा है, फ्लावर पोट देख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, ठीक। तो ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या हो जाएगा आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ये जो आपका होगा लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का कोण जो होता है वही आपका एंगल ऑफ डिप्रीजन कहलाता है। और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो इस तरह के डायग्राम से आप देख सकते हैं। या कोई बच्चा सेकंड मंजिल पे, थर्ड मंजिल के रूफ पे है और नीचे कोई गाड़ी देख रहा हो, ठीक है, तो ऊपर से नीचे जब भी देखता है तो हम लोग डिप्रीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका तो क्लियर है। अब इसमें ज़्यादा आपको क्लियरेंस तब आएगा जब कुछ एग्जाम्पल वगैरह करेंगे, तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल के तरफ, तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है ना, उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, तो ये रफली मैंने कुछ आप लोग को बना दिया है, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा उस एग्जाम्पल को देखेंगे कि एग्जाम्पल एक्चुअल में कह क्या रहा है, ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो देखिए एग्जाम्पल को भी हम लोग आसानी से देखते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है। देखिए एग्जाम्पल कहता है, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर जो है ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से, जैसे एक ये टावर है, देखिए ग्राउंड से ऐसे खड़ा है, ये सीधा, आप इसको आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, खड़ा है, ठीक है। विच इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट पे 15 मीटर की दूरी पे, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, देखिए टावर का फुट है, ये टावर का फुट है, मतलब निचला हिस्सा जो है उसको हम लोग कहेंगे टावर का फुट, जो निचला हिस्सा आपको है, ठीक है, ये निचला हिस्सा है, यहाँ से 15 मीटर की दूरी पे, फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू 60। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 आ रहा है। एलिवेशन में बताया गया है नीचे से ऊपर, हमेशा आपको एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या बताया, नीचे से कोई ऊपर आदमी देखता हो, और डिप्रीजन में ऊपर से नीचे देखता है। तो यहाँ एलिवेशन देखिए दिया हुआ 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर का हाइट निकालना है। देखिए ये वाला हाइट है आपका टावर का, और ये कुछ दूरी पे ग्राउंड में, यानी कि वो दूरी या पॉइंट सी है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का बनता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर देखते हुए हम लोग इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये, और कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा। ये देखिए ये डायग्राम हमने बना दिया आपको समझने के लिए। लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर बी द टावर, ये देखिए टावर ए बी है, हमने इसका मान लिया एच मीटर हाइट। ऐसे नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, यहाँ तक है और ये आपको यहाँ तक आएगा, ये मान भी सकते, नहीं भी मान सकते, नहीं मानेंगे तो आपका ए बी एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये 15 मीटर की दूरी पे
कोई एक पॉइंट्स है जहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 होता है, तो एंगल ए सी बी आपको हो जाएगा 60। और ये चीज़ों को हमने यहाँ लिख रखा, लेट ए बी बराबर एच मीटर बी द टावर, बी सी इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर ए बी। बी सी क्या है, डिस्टेंस है टावर ए बी से सी पॉइंट की दूरी है, ठीक, टावर ए बी से सी के बीच की दूरी 15 मीटर है। तो चलिए हम लोग को ये पार्ट निकालना है, तो ये ट्रेंगल का हमने रूप दे दिया। ये ट्रेंगल का रूप देना बहुत कंपलसरी होता है, जरूरी होता है, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ कि आपको हाइट निकालना है कि डिस्टेंस निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है, या स्लाइंट हाइट निकालना है, ठीक है ना। ये सारे आपको पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, ऐसे राइट एंगल ट्रेंगल कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए तो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है पी और बी का, क्योंकि बी ऑलरेडी दिया हुआ, पी हमें निकालना है और यहाँ 60 दिया हुआ है। तो आप एज इट इज चाहें तो 10 के मान से आसानी से निकाल सकते हैं। 10 में पी बाई बी कॉम्बिनेशन होता है, तो वही एज इट इज लिखेंगे। आप लिखेंगे यहाँ इन ट्रेंगल ए बी सी 1060, देखिए 1060 ये पी बाई बी होता है, पी बाई बी। तो पी आपका ए बी हो जाएगा, तो आप एज इट इज ए बी लिख सकते हैं, और बी आपका बी सी हो जाएगा, तो एज इट इज बी सी लिख सकते हैं। अब चूंकि देखिए 1060 का मान जो होता है वो √3 होता है, और ए बी का तो मान आपको निकालना है h, और बी सी तो आपके पास दे रखा है 15, तो इसके नीचे 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी h = 15√3। ये आपके पास रिजल्ट आया मीटर, ठीक है। h क्या है, ए बी हो गया, यानी हाइट ऑफ द टावर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप एज इट इज यहाँ लिख सकते हैं, सो द हाइट ऑफ टावर ए बी इज 15√3 मीटर, क्योंकि ए बी को हमने एच माना है, देखिए ए बी को एच माना है, तो एच हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हो गए, और बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया।